जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहली बार भारतीय निजी कंपनियों के लिए सैन्य विमानों की फ्लाइट लाइन मेंटेनेंस का रास्ता खोल दिया है। एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स के HJT-16 किरण जेट ट्रेनर विमान के रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें निजी MRO कंपनियां भाग ले सकेंगी। यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल करने में जो कंपनियां कैपेबल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। मुख्य बात यह है कि HJT-16 किरण विमानों की पहली और दूसरी स्तर यानी फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन की जो मेंटेनेंस है अब निजी कंपनियों को सौंपी जा सकती है। ये काम तंबरम एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किरण बेड़े के लिए होगा। एचएएल केवल जटिल और गहरी मरम्मत यानी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन मेंटेनेंस अपने पास रखेगी। देखिए, फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस में बेसिकली प्री फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट जांच हो गया, ईंधन भरना, ऑक्सीजन भरना, ब्रेक सिस्टम की जांच करना, विमान को उड़ान के लिए तैयार करना और छोटी तकनीकी खराबियों को दुरुस्त करना होता है। जबकि सेकेंड लाइन मेंटेनेंस में 25, 50 और 100 घंटे की उड़ान के बाद होने वाला जो निरीक्षण प्रक्रिया है, इसकी जिम्मेदारियां प्राइवेट कंपनियां संभालेंगी। इंजन, टर्बाइन, हाइड्रोलिक सिस्टम, एवियोनिक्स की जांच भी उनकी तरफ से की जाएगी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का ARYAN-52 माउंटेड गन सिस्टम सेना के फील्ड ट्रायल को सफलतापूर्वक पास कर चुका है। ये 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रक माउंटेड हॉविट्जर है, जो इजराइल की इल्बिट सिस्टम एटमोस तकनीक पर आधारित है। गन को BEML द्वारा विकसित किया गया है गन को BEML द्वारा विकसित हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाया गया है, जिसमें टाट्रा ट्रक के एलिमेंट्स का यूज किया गया है। इसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर से अधिक बताई गई है और यह पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा कठिन इलाकों में तेजी से डिप्लॉय हो सकता है। इसमें शूट एंड स्कूट क्षमता है, यानी फायरिंग करने के बाद यह तुरंत अपना स्थान बदल सकता है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले में इसका बचाव होता है। सेना की योजना काफी बड़ी है। सेना अपनी फील्ड आर्टिलरी जो रेशनलाइजेशन प्लान है, इसके अंतर्गत पुराने तोपखानों को बदलने के लिए 800 से अधिक जो माउंटेड गन सिस्टम है, ये खरीद सकती है। इस सौदे की कीमत हजारों करोड़ रुपए में हो सकती है और इसका उद्देश्य 155 mm की तोपों का जो मानकीकरण और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। ARYAN-52 के सफल ट्रायल के बाद आगे यूजर ट्रायल और संभावित बड़े ऑर्डर का रास्ता भी खुल गया है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। मिसाइल को एक हवाई प्लेटफॉर्म जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उससे छोड़ा गया और इसने निर्धारित लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ भेदा है। कठिन परिस्थितियों में किया गया यह परीक्षण जो है वो सभी सब सिस्टम और सिस्टम की क्षमता को परखने के लिए था और परीक्षण के दौरान सभी जो ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे कर लिए गए हैं, जिसकी पुष्टि चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने कर दी है। इसके अलावा रुद्रम 2 को डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने अन्य प्रयोगशालाओं और उद्योग साझेदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस परियोजना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अलावा जो एयरवर्दिनेस एजेंसीज हैं वो भी शामिल थी और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सफलता पर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं इनको बधाई दी है और इसे भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीक की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया है। डीआरडीओ अध्यक्ष ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि आने वाले भविष्य में इसके और भी सीरियल ट्रायल्स होंगे, जिसके बाद इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। जेन टेक्नोलॉजीज ने प्रयागराज में आयोजित नॉर्टेक सिंपोजियम 2026 में अपने लैंड लेजर आधारित हथियार जिसका नाम जेन बिजली है, इसका अनावरण किया है। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है जो लेजर बीम का उपयोग करके दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। कंपनी ने अभी इसकी तकनीकी जानकारी जैसे लेजर पावर, सटीक रेंज, बिजली की आवश्यकता और ऑपरेशनल क्षमता को सार्वजनिक नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बिजली का मुख्य रूप से इस्तेमाल काउंटर ड्रोन सिस्टम के रूप में किया जाएगा और ये एनिमी के जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन स्वार्म्स हैं, लोइटरिंग म्यूनिशन है, रिकॉनेसेंस अनमैन एरियल व्हीकल हैं, उनको निशाना बनाने में सक्षम हो सकता है। इसका उपयोग एयरबेस, सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो और दूसरे जो बुनियादी ढांचे हैं उनके सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट से इंगेजमेंट कर सकता है। लेजर बीम प्रकाश की गति से लक्ष्य तक पहुंचती है, जिससे प्रतिक्रिया लगभग तत्काल होती है और इसमें लागत काफी कम आती है। एक मिसाइल जो करोड़ों रुपए की आ सकती है उसके तुलना में इस प्रकार के सिस्टम्स को यूज करना ज्यादा किफायती होता है, क्योंकि इनकी प्रतिशत लागत जो है वो काफी कम होती है। भारत की निजी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना के लिए महेश्वर अस्त्र 1 और महेश्वर अस्त्र 2 नामक लंबी दूरी के प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय के मेक 2 मॉडल के तहत विकसित की जा रही है। इसमें कंपनी अपने स्वयं के निवेश से सिस्टम को विकसित कर रही है। महेश्वर अस्त्र 1 की प्रस्तावित रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि महेश्वर अस्त्र 2 की जो प्रस्तावित रेंज है ये 300 किलोमीटर है। हालांकि सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने कहा कि यदि सेना का आवश्यकता होती है
तो महेश्वर अस्त्र 2 की रेंज को 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम में उच्च सटीकता देखने को मिलती है। इसका सीईपी 10 मीटर से भी कम है। ये एक ऑल वेदर क्षमता वाला प्लेटफॉर्म होगा। इसमें जीपीएस, इनर्शियल गाइडेंस और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं होंगी। अब इसकी ज़रूरत इसलिए है, ये माना जाता है कि एक तरफ जहाँ ब्रह्मोस जैसी मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करती है, तो वहीं उसकी तुलना में जो महेश्वर अस्त्र 2 है, ये काफ़ी कम कॉस्ट करेगा। एक तरफ जहां एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 40 करोड़ तक बताई जाती है, तो वहीं महेश्वर अस्त्र गाइडेड रॉकेट की अनुमानित लागत तकरीबन 8 करोड़ रुपए हो सकती है। रूस की सरकारी विमान निर्माता कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने घोषणा करी है कि वो SU-75 चेकमेट, जो कि एक 5वीं पीढ़ी का सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है, उसके प्रोटोटाइप को तैयार कर रहे हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ वादिम बदेखा के अनुसार यह परियोजना केवल अब अवधारणा नहीं रह गई है, बल्कि प्रोटोटाइप निर्माण चरण में पहुंच चुकी है। SU-75 चेकमेट की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। रूस पिछले कई दशकों से सिंगल इंजन लड़ाकू विमानों के बाजार से लगभग बाहर था, लेकिन इस परियोजना के माध्यम से वो एक बार फिर से इस मार्केट में वापस आना चाहता है। विमान को मुख्य रूप से उन देशों के लिए विकसित किया गया है जो पुराने 4th जनरेशन फाइटर जेट को अब 5th जनरेशन फाइटर से अपग्रेड करना चाहते हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का दावा है कि उनका चेकमेट फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसी क्षमताएं देगा, वो भी काफी कम कीमत में। सिंगल इंजन डिजाइन के कारण इसकी लागत F-35 जैसे जो अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनकी तुलना में काफी कम होगी। कंपनी का यह भी मानना है कि इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। रूस इसे वैश्विक निर्यात बाजार में एक प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है। भारत ने फ्रांस को 114 अतिरिक्त राफेल विमान की खरीद के लिए औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया है। यह भारतीय वायुसेना के MRFA कार्यक्रम की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस संभावित सौदे की कीमत तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। फ्रांस अगले 2 से 3 महीने में भारत के प्रस्ताव का जवाब दे सकता है। इसके बाद कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय निर्माण जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा, हथियारों का पैकेज, रखरखाव जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। और यहाँ पर अगले वर्ष के पहले इस डील के फाइनल होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल फाइटर जेट हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 26 राफेल एम फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है, यानी कुल 62 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पहले से प्रतिबद्ध हैं। और ऐसे में 114 नए राफेल का सौदा अगर पूरा हो जाता है तो भारत के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे और ये राफेल को भारतीय सैन्य विमानन का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान बना देंगे। संभावना ये भी है कि भविष्य में जो अतिरिक्त 31 राफेल एम फाइटर जेट है, इस पर खरीदने पर भारतीय नौसेना विचार कर रही है और ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो फिर 207 टोटल संख्या इनकी पहुंच सकती है। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जो कि अगली पीढ़ी का फाइटर जेट है, उसके लिए इंजन का जो को डेवलपमेंट प्रस्ताव है वो दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोल्स रॉयस ने भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की पेशकश करी है, यानी इंजन तकनीक और जो डिजाइन पर भारत का अधिकार है वो पूरा होगा। कंपनी के अनुसार इंजन का अधिकांश विकास कार्य भारत में ही किया जाएगा, जिससे भारतीय उद्योग और वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 2032 तक इंजन के ग्राउंड ट्रायल शुरू करने का हमारा लक्ष्य होगा और 2034 तक इंजन की जो पहली उड़ान है उसका लक्ष्य रखा जाएगा। हालांकि अभी एमका मार्क 1 में हमें F414 ही देखने को मिलेंगे, जबकि एमका मार्क 2 के लिए स्वदेशी इंजन जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। रोल्स रॉयस का दावा है कि ये केवल लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि भारत डिजाइन, इंजीनियरिंग, परीक्षण और जो प्रमाणन के साथ साथ भविष्य के अपग्रेड में भी भागीदार होगा। अब यहाँ पर ये रोल्स रॉयस सीधे कम्पीट कर रही है सैफरान के साथ और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस प्रकार का कंपटीशन काफ़ी हेल्दी कंपटीशन होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी भी मिल जाती हैं जो पहले जो हम एक ही कंपनी से बात करने में प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।